अब हम यहाँ थोड़ा मोड़ा सुपरपोजिशन के बारे में समझ लेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका क्या मतलब हुआ? मैं इतने देर से क्या बोल रहा था कि एक पार्टिकल था, एक सर्कल देख रहे थे ना, ऐसा सर्कल था और उस पर एक पार्टिकल था n, जो इधर से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो एक पार्टिकल n जो था वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। अब ये एक पार्टिकल n पे अगर मैं एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन को चाप दूँ, मतलब क्या है कि ये पार्टिकल n जो है वो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब कि एक मोशन चाह रहा है उसे एक टाइप का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन देने का, दूसरा मोशन चाह रहा है उसे दूसरे टाइप का फोर्स, एक्सेलरेशन और मोशन देने का। तो ये अल्टीमेटली किसका बात सुनेगा? ये क्या ये वाले मोशन का बात सुनेगा, ये मोशन के बात सुनेंगे? तो ये अल्टीमेटली दोनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट आएगा उनका बात सुनेंगे। कहने का क्या मतलब है अभी समझते हैं। कि समझिए ये हमारा है एक टाइम एक्सिस और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये है हमारा, जैसे हम जानते थे, ये है हमारा π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है फिर पूरा 2π, ठीक है। तो एक ये जो पहला वाला है, पहले वाला समझिए इसे ऐसा फोर्स दे रहा है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूँ ना, पहला वाला इसे ऐसा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, पहले दूर था ये, फिर ये ओरिजिन के पास आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, फिर ये जीरो में आ गया, और फिर ये ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में दूर हो गया, मतलब यहाँ पे फिर आ गया। मतलब कैसे, अगर मैं देखूँ ये जीरो पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये t=, जब मैं यहाँ पर t लिखा हूँ ना, ये ω t लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ω जब जीरो था तब मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, कहाँ से, ये है ओरिजिन या मीन से पूरा दूर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। ये जो हाइट है ये है हमारा एम्पलीट्यूड का हाइट a, तो ये मीन से पूरा a डिस्टेंस पे था। जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है, वो मीन से फिर धीरे धीरे इधर के डायरेक्शन में आते आते वो मीन पे आ गया। कब? जब ω का वैल्यू π/2 था। फिर और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वो यहाँ से चल के यहाँ आकर फिर रुका है। कहाँ? यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये भी जो हाइट है ये मैक्सिमम है और नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, -a। अब मैं पाई में आ गया हूँ, पाई मतलब 180 डिग्री। यहाँ था ना मैं जीरो, ये था π/2, π/2 में जब आ रहा था तो ये पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। फिर जब मैं पाई में आ गया हूँ, और जब मैं पाई में आ गया हूँ तो ये पार्टिकल फिर से -a डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, इस साइड आ गया है। फिर जैसे जैसे पाई इधर से मैं इधर आऊँगा इस पॉइंट पे 3π/4 पे 2 पे, तो ये पार्टिकल फिर से जीरो पे आ जाएगा। ये देखिए ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और फिर जब मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में जाऊँगा जो 2π हो जाएगा ये फिर से, तो पार्टिकल फिर से मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट a पे आ रहा है। तो ये एक हार्मोनिक मोशन मैं दिखा रहा हूँ, पार्टिकल n जो है वो एक हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जो मैं 1 यहाँ लिखा हूँ, ये इस टाइप से दिखा रहा हूँ। मैं पकड़ता हूँ कि ये पार्टिकल में कोई और बाहर से आके एक और हार्मोनिक मोशन लगा रहा है, ठीक है, जो थोड़ा इस टाइप का है, जिनका फेज वेज सब सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड थोड़ा अलग है, ऐसा है। इसका एम्पलीट्यूड मैं ये बताता हूँ, थोड़ा ऐसा है एम्पलीट्यूड, देखिए बाकी हर चीज़ सेम है लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, हाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये एम्पलीट्यूड मैं पकड़ लेता हूँ, ये A2 है, ठीक है, या नेगेटिव साइड में भी ये जो एम्पलीट्यूड है ये -A2 है, ठीक है। और ब्लू वाले के लिए मैं पकड़ लेता हूँ कि वो एम्पलीट्यूड जो था वो A1 था, तो ये A1 + A1 और ये माइनस A1, तो ऐसे एम्पलीट्यूड है।
अब आप बताइए कि जब इस पे n1 भी मतलब ये 1 वाला भी लग रहा है और 2 वाला भी लग रहा है n के ऊपर, अब n के ऊपर 2 भी लग रहा है, दोनों ही लग रहा है, तो क्या होगा, एक एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो n को n1 तक खींचना चाह रहा है, लेकिन दूसरा जो है उसे n2 तक खींचना चाह रहा है। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर n ये 1 वाला मोशन अकेला होता तो n मूवमेंट कर रहा होता इधर पे माइनस, इधर पे a और इधर पे -a1, सॉरी a1 और यहाँ पे -a1, ऐसा मोशन कर रहा होता। अगर ये 2 वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन अकेला होता तो ये n क्या कर रहा होता, इस साइड a2 और इस साइड -a2, इस टाइप से ये ऑसिलेट कर रहा होता। ठीक है, लेकिन अब जो दोनों है इस n पे ये वाला भी लग रहा है और ये वाला भी लग रहा है, तब n क्या करेगा, तब n करेगा ऐसा, n जो है इस साइड जाएगा a1 प्लस a2, ठीक है, और इस साइड भी जाएगा a1 प्लस a2, लेकिन नेगेटिव, माइनस माइनस a1 प्लस a2, ऐसा। ये इसको भी ले लेगा, इसको भी लेगा, दोनों मिलाकर ये n जो है ये इस साइड भी इस साइड भी दोनों तरफ ज़्यादा ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इस साइड जो वो जाएंगे a1 प्लस a2 तक, इस साइड भी जाएंगे a1 प्लस a2 तक। तो मैं अगर ग्राफ से भी देखूं तो ये a1 इतना है और a2 इतना है, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये और ऊंचा हो जाएगा। तो मैं जोड़ता हूँ रेट से, तब वो एम्पलीट्यूड कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, ये जो हाइट है ये क्या है, यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ इस जगह से ये हाइट, तो ये है a1 प्लस a2, और यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ ये वाला नेगेटिव वाला, तो ये एम्पलीट्यूड भी है माइनस ऑफ a1 प्लस a2। तो ये है हमारा रिजल्टेंट। ये जो रेड लाइन है ये है सुपर पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। जहाँ पर ये ब्लू वाले लाइन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रेड येलो वाले एक दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये दोनों का सुपर पोजिशन है हमारा रेड वाला लाइन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सुपर पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब एक ही पार्टिकल n के ऊपर मैं अगर मोशन 1 भी लगा दूँ और 2 भी लगा दूँ तो वो रेड लाइन वाला जैसे बिहेव करेगा, वो समेशन ऐसा आएगा। ठीक है, ये कब ट्रू है, ये तब ट्रू है जब हमारा जो फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन दोनों ही सेम है। ठीक है, तो व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम frequency and same phase in same direction। फेज भी सेम है, क्यों सेम है फेज, जब हमारा मोशन 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है, मोशन 2 भी हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे एक साथ ही जा रहा है, इसलिए पार्टिकल भी यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, इसलिए इनका फेज सेम है। ठीक है, अगर फेज अलग होता तो क्या होता, थोड़े इसे मैथमेटिकली देख लेते हैं। यहाँ हम जो पहले वाला मोशन है ना, ये 1 से जो डिनोट करते हैं उसे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में कि x1 इक्वल्स टू a1 कॉस ओमेगा टी। दूसरे वाले को लिख देते हैं x2 इक्वल्स टू a2 कॉस ओमेगा टी। अब देख सकते हैं ना, दोनों में ओमेगा ओमेगा सेम है, मतलब दोनों का ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए ये सेम फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, तो ओमेगा इज सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम एंड सेम फेज। सेम फेज मतलब ये देखिए ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी प्लस फाई या कुछ ऐसा है क्या, फेज डिफरेंस नहीं है ना, तो ये दोनों का ही फेज सेम है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में सुपरपोज करेंगे तो इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, जो मैं रेड वाले से दिखाया हूँ वो होगा, x पकड़ लेता हूँ, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू a1 कॉस ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यही बात हो गया ना जो मैं यहाँ पे लिखा था,
सी की सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है अब A1 + A2 ऊपर और A1 + A2 नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट या सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विच हैज सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑपोजिट फेज, फेज ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट फेज इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, फेज ऑपोजिट है। क्या मतलब होता है देखते हैं। ठीक है ना, फेज ऑपोजिट है मतलब ये है कि जब पहला वाला मोशन, पहला वाला हार्मोनिक मोशन सिम पहला वाला, जब ये एन को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन लाना चाह रहा है, उसी वक्त जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले को मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, जो दूसरा वाला है वो इस एन को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। अब एन तो बेचारा एक ही है, वो क्या इधर से इधर आए कि ये ब्लैक वाले का फॉलो करके इधर से इधर आए। अब ये दोनों ही जब सेम होंगे ना, इनका भी डिस्प्लेसमेंट और इनका भी डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होगा, तो एक चाह रहा है इसे इधर से इधर लाना और एक चाह रहा है इसे इधर से इधर लाना, और दोनों ही सेम है। तो एन क्या करेगा, समझदार है, वो किसी का बात नहीं सुनेगा, वो अपने ही जगह पे रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ज़्यादा ताकतवर है, मान लीजिए ब्लैक वाला बोल रहा है ना, मैं तो इसे डिस्प्लेसमेंट मांग रहा हूँ, इधर से 5 मांग रहा हूँ इस साइड नेगेटिव, और ये जो है इधर से 2 मांग रहा है नेगेटिव, तो ये एन जो है समझदार है, ये 5 इधर और 2 इधर, वो 3 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ये वाला है 2 पॉजिटिव और ये है 5 नेगेटिव, अब एन को तो दोनों का बात सुनना है, दोनों को मिलाकर सुनेगा, तो क्या करना होगा, उसे ब्लैक वाले को फॉलो करके 3 इस डायरेक्शन में चला जाना होगा। तो ये हुआ बात। अगर ये भी 2 बोल रहा है और ये भी 2 बोल रहा है, तो वो एन समझदार है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके वो कुछ नहीं करेगा, अपने जगह पे बैठा रहेगा, क्योंकि एन तो एक ही पार्टिकल है ना, वो एक साथ तो 2 जगह नहीं हो सकता। तो ये बात है। मैथमेटिकली अगर देखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 जो है इज इक्वल्स टू A1 cos ओमेगा t। ठीक है, और जो x2 है उसे मैं लिख सकता हूँ x2 इक्वल्स टू A2 cos ओमेगा t प्लस 5 क्यों लिखा, आप समझ गए ना। मैं बोला कि दोनों में फेज डिफरेंस है, ये ओमेगा टी मतलब जब एन, ये पहला वाला एन को यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा है, उस वक्त ये दूसरा वाला जो है वो ओमेगा टी प्लस 5, अब ओमेगा टी प्लस 5 करूँगा तो यहाँ आ जाऊँगा घूमकर, तो वो यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा है। आप देखिए जब इस पर आप टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये कॉस 0 डिग्री आता है ना, कॉस 0 डिग्री है ना, मतलब यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस पर टी को 0 पुट करेंगे तो कॉस 180 डिग्री आता है, मतलब कॉस पाई, मतलब यहाँ पे। मतलब कि ये x1 वाला जो है वो n को यहाँ से शुरू करना चाह रहा है मोशन के लिए, ऐसे करके, या इस डायरेक्शन में आना चाह रहा है n, और ये जो x2 है वो n को यहाँ से ही स्टार्ट करना चाह रहा है। अब n किसका बात सुनेगा, n रिजल्टेंट का बात सुनेगा। अगर ये 2 है और ये 5 है तो n अपने पोजीशन से -3 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर दोनों ही इक्वल है तो एन अपने पोजीशन एन 0 पे स्टिल रहेगा, वो किसी का भी बात नहीं सुनेगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, रेट से दिखाते हैं। रिजल्टेंट आएगा x इक्वल्स टू क्या होंगे, रिजल्टेंट हो जाएंगे सेम ना, x1 प्लस x2। ठीक है, अब x1 इसे चाह रहा है A1 cos ओमेगा टी, और x2 जो चाह रहा है वो है A2 cos ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब इसे तो A1 cos ओमेगा टी लिख ही सकते हैं, और इसे
इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो इसे हम कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है, साइड में लिख देता हूँ इधर, कि कॉस थीटा प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब ये थीटा के जगह यहाँ ओमेगा टी लिखा है और 180 की जगह पाई लिखा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब इधर अगर कंपेयर करेंगे ये पूरे चीज़ को मैं माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ओके। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ A1 माइनस A2 कॉमन कॉस ओमेगा टी, ये है हमारा x का एक्सप्रेशन। तो मैं जैसे बोल रहा था, अगर ये भी A1 हो और ये भी A1 हो, या दोनों ही सेम है, हाँ दोनों ही A1 A1 है या दोनों ही A2 A2 है, दोनों ही सेम है, तब क्या होगा, ये A1 A2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो ही है। इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट n है वो समझदार है, वो अपने जगह पे स्टिल रहेगा, वो ना इसका बात सुनेगा ना इसके बात सुनेंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से जो ताकतवर है, मान लीजिए A1 में ज़्यादा जोर है, ये A1 में ज़्यादा जोर है, तो A1 इसे चाह रहा है 5 ले जाना, और A2 कमज़ोर है, A2 चाह रहा है इसे 2 ले जाना इधर, तो n क्या होगा, अपने इस पोजीशन से 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, वो 2 का भी, ये x1 का भी बात सुन रहा है और x2 का भी बात सुन रहा है। तो व्हेन A1 इक्वल्स टू A2 देन x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब उस वक्त हमारा जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो भी 0 है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ n जो है वो 0 है, इज 0, n जो है वो डिस्प्लेस ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं है तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है A1 माइनस A2। पहले जो था, जब सेम फेज थे तो उनका एम्पलीट्यूड था A1 प्लस A2, जब ऑपोजिट फेज हो गए तो उनका एम्पलीट्यूड हो गया A1 माइनस A2। बस इतना ही बात समझने वाली है। ग्राफ से अगर बनाकर दिखाऊं तो और इजी है, दिखा देते हैं अभी। ठीक है, ये हमारा ओमेगा टी है, ये 0 है, ये पकड़ लेता हूँ π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला हाइट है मान लीजिए A1, और यहाँ पे नेगेटिव में एक हाइट है माइनस A1। ठीक है, अब ये ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे आएंगे, और फिर ये ऐसे आएंगे। ये जो हाइट है यहाँ से नीचे से ये A1 है, और यहाँ से ये हाइट जो है ये माइनस A1 है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, x1 ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, ये x1 ड्रॉ किया है हमने, दिस इज x1। अब हम x2 ड्रॉ करते हैं। x2 क्या बोल रहे हैं, A2 है एम्पलीट्यूड, लेकिन उनका फेस क्या है, 1 ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, मतलब अब ये 180 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, और यहाँ से, तो अब यहाँ से, और एम्पलीट्यूड है A2, तो मैं पकड़ लेता हूँ इसका एम्पलीट्यूड जो है A2 है, और A2 कहीं छोटा है A1 से, ये है A2 मान लीजिए, हाँ ये है A2, इधर भी माइनस A2 भी छोटा होगा, ये माइनस A2। ठीक है, तो और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये जैसे ओमेगा टी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब पाई से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से, और इसका नेगेटिव वाला लाइन ये है, ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, और इस साइड भी इसका साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया हमारा वेव फॉर्म पूरा, किसका, x2 का। अब आप देखिए, एक चाह रहा है उसे ऊपर की तरफ ले जाना, उसी वक्त दूसरा चाह रहा है इसे नीचे की तरफ ले जाना,
तो अब ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, A1 माइनस A2। तो A1 माइनस A2 अगर मैं ड्रॉ करूँ रेट से, तो वो ऊपर A1 और नीचे A2, मतलब बीच का कहीं एक ऐसे पोजीशन पे आएंगे जो A1 माइनस A2 होगा। तो ये A1 माइनस A2, तो ऐसा कुछ ये वाला। थोड़ा सोचेंगे तो ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ईजिली आपको समझ आने लगेगा। कुछ नहीं है, बस दो लाइन्स हैं, उनका एडिशन करते जाना है और कुछ नहीं करना है। दो लाइन से उनके एडिशन करते जाना है, कुछ नहीं करना है। ये जो ब्लू वाले लाइन है और जो ब्लैक वाले लाइन है, उसके हर एक पॉइंट में, हर एक जगह उनको समेशन करते रहिए। देखिए इस पॉइंट में क्या हो रहा है, ये ब्लैक और ब्लू दोनों ही जीरो है, तो हमारा रेड भी जीरो है। इस पॉइंट में ये पाई पे क्या हो रहा है, मेरा रेड ब्लैक जो है ज़्यादा नेगेटिव है, और ब्लू जो ब्लू जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है, और ब्लैक जो है थोड़ा पॉजिटिव है। तो ज़्यादा नेगेटिव माइनस थोड़ा पॉजिटिव क्या होगा, थोड़ा नेगेटिव। तो ये थोड़ा नेगेटिव है। यहाँ आएंगे तो देखिए ब्लू जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्स जो है थोड़ा नेगेटिव है। तो ज़्यादा पॉजिटिव माइनस थोड़ा नेगेटिव हटा दूँ इसमें से, तो थोड़ा पॉजिटिव बच जाता है। समझ रहे हैं ना, जस्ट सिंपल एडिशन है और कुछ नहीं है। ये जो हाइट है ऊपर और इनका जो नीचे हाइट रहेगा ये वाला, ये दोनों ही होंगे, लिखने में डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, A1 माइनस A2 ये है पॉजिटिव साइड में, और ये वाला जो है ये है माइनस A1 माइनस A2 नेगेटिव साइड में। अब इनका एम्पलीट्यूड जो है यहाँ से यहाँ ये वही है माइनस A1 माइनस A2, और ये इनका जो एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ पकड़ लूँ या यहाँ से यहाँ पकड़ लूँ, ये जो है ये क्या है, A1 माइनस A2 है। बस इतनी सी बात है रिजल्टेंट। ओके, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्री ऑसिलेशन और डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है। बहुत टेक्निकल समझा है, अब थोड़ा थ्योरी समझते हैं कि फ्री ऑसिलेशन क्या है। पहले यही समझते हैं, ठीक है। फ्री ऑसिलेशन, इसे हम नेचुरल ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, और इनका नेचुरल ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, नेचुरल ऑसिलेशन। और नेचुरल ऑसिलेशन में क्या होता है, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करते हैं उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इनका टाइम पीरियड को कहते हैं नेचुरल पीरियड। नेचुरल पीरियड ये टी से डिनोट होता है, ये एन से डिनोट होता है, सबको पता ही है। लेकिन समझ लेते हैं कि ये फ्री ऑसिलेशन है क्या। मान लीजिए आपने अपने लैब में देखा हो, अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क करके कुछ आता है ऐसा यू शेप में, और एक हैंडल भी रहता है नीचे। अब ये कुछ थिकनेस का बना है, एक पर्टिकुलर थिकनेस का, एक पर्टिकुलर मटेरियल का, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ इसका एक पर्टिकुलर शेप है, एक पर्टिकुलर मास है, और एक पर्टिकुलर मटेरियल है, ठीक है। ये तीन चीज़ इनमें खास है। तो अब ऐसा शेप का बना दिया। अब मैं इसे अगर उठाकर, एक पैड मिलता है लैब में, इस पैड पे ऐसे करके हिट करूँगा, ठीक है ना, ऐसे करके उठाया हूँ, इसे पैड पे ऐसे झटका से मारा हूँ, और हिट करके फिर मैं इसे खड़ा करके ऐसे रख दिया, ठीक है। तो देखूँगा ये पैड है, पैड पे हिट किया हूँ, हिट करके फिर इसे ऐसे रख दिया, तो देखूँगा कि इनका जो फॉर्क है ना, फॉर्क, इसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क, FORK। तो इनका जो ये फॉर्क है ये वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे, और ये भी वाइब्रेट करता है, दोनों, ठीक है। लैब में हमारे इस हैंडल के ऊपर लिखा भी रहता है कि इनका वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है। तो ये वाइब्रेट करते हैं। तो कहने की बात है कि ये वाइब्रेट तो कर रहे हैं, तो वाइब्रेट कर रहे हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगा इनका, जो मैं N से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड भी होगा जो T से डिनोट करता हूँ। तो ये किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि आप इसे जितना भी हिट करो, या जितने बार भी हिट करो, या जितने ज़ोर से भी हिट करो, ठीक है, ये हर बार इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं ये मटेरियल, यही है इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ रहे। इस अगर ये फॉर्क जो है वो किसी दूसरे शेप का हो, थोड़ा लेंथ बड़ा हो, या मटेरियल थोड़ा बड़ा अलग टाइप का हो, या मास ही बड़ा हो, कुछ भारी सा फॉर्क हो, कुछ कुछ मोटा सा इनका लेंथ हो, ऐसा कुछ,
तो इनका फिर फ्रीक्वेंसी जो है कुछ और हो जाएगा। फिर आप जब इसे हिट करेंगे पैड पे और रखेंगे ऐसे सीधा, तो ये कुछ दूसरे फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। तो कहने का मतलब है कि हर एक मटेरियल का इस वर्ल्ड में, ठीक है, चाहे ये ट्यूनिंग फॉर्क है, चाहे वुड हो, एक लकड़ी का इतना बड़ा सा एक टुकड़ा है, या आपका बेंच है जिस बेंच पे आप बैठते हैं या लिखते हैं रख कर, कुछ भी, ठीक है, या फ्लोर है जिस फ्लोर पे हम लोग चल रहे हैं, हर एक चीज़ का तो कुछ शेप, मास और मटेरियल है, और ये शेप, मास, मटेरियल का एक पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है हर एक चीज़ों का, ठीक है, और वो अलग अलग होता है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर आप एक बार हिट कर दे, एक बार, और उसको हिट करके छोड़ दे, तो वो हिट करने के कारण तो वो कुछ देर तक वाइब्रेट करेगा। तो वो किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, वो कुछ भी एक रैंडम फ्रीक्वेंसी नहीं लेता है, ना ही वो डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़ोर से हिट किया है उसे। आप चाहे उसे आस्ते से हिट करो या ज़ोर से हिट करो, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करेगा। याद रखिए, अगर आप ज़ोर से हिट करेंगे ना, तो उनका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। मतलब आपने अगर धीमा हिट किया है तो वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उनका एम्पलीट्यूड छोटा है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़ोर का मारा है तो उनका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा ऐसे ऐसे करके हिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। मतलब एक 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 स्केल है, मान लीजिए आपने उसे हल्के से मारा है तो वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपर और ये फिर थोड़ा नीचे ऐसे करके वो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इसे बहुत ज़ोर से मारा स्केल पे, तो स्केल इतना ज़्यादा ऊपर, इतना ज़्यादा नीचे जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड ये इनका फिक्स रहेगा, और वो डिपेंड करता है किन के ऊपर, शेप, मास और मटेरियल के ऊपर। तो ये समझने वाली बात है, और इसे ही कहते हैं फ्री ऑसिलेशन या नेचुरल ऑसिलेशन, और फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हर एक मटेरियल का हर एक पर्टिकुलर मास और शेप में एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। कब मिलेगा वो, जब मैं उस मास या मटेरियल को एक बार हिट कर दूंगा बाहर से, एक बार फ्रीक्वेंसी मतलब एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट या फोर्स देकर छोड़ दूंगा, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता रहेगा वही उनका कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी है, और ये इसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इतना। अब समझते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, सॉरी, नेचुरल ऑसिलेशन तो हो गया। अब देखिए, जितना भी ऑसिलेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सारे डैम्प्ड ही होते हैं। क्यों होते हैं डैम्प्ड? डैम्प्ड का क्या मतलब है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, इट विल डाई आउट, ख़त्म हो जाएगा। कैसे? कि जैसे पेंडुलम है, आपने लैब में देखा है, एक पेंडुलम ऐसा है, आपने उसे उठाया, यहाँ तक ले गए और छोड़ दिया, क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो ऐसे ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा ऐसा ऐसा करेंगे, लास्ट में इधर आके रुक ही जाएंगे। तो ये जो हो रहा है ना, इसे कहते हैं डैम्प्ड। ये डैम्प्ड होता क्यों है? क्योंकि कौन फोर्स लगा रहा है? ये जो एयर है ना, ये जो एयर है ना, ये एयर इस पे रेजिस्टेंस लगाता है, ठीक है। और इस एयर के रेजिस्टेंस के कारण इनमें जो एनर्जी स्टोर है वो धीरे धीरे खर्च हो जाता है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के कारण, और ये फिर जाकर अपने जगह स्टैटिक हो जाता है। हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में, फर्स्ट लॉ में ही पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हमारा पेंडुलम भी जो अगर मोशन में मैंने ला दिया, तो उसका काम था कि वो सारा जीवन ऐसे ऐसे मोशन में ही रहता, लेकिन वो नहीं रहता है। कारण ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक रहा है ऐसा करने से। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वही हमारा एयर है। अगर हम एक आइडियल सिचुएशन बना दे तो बात यही है कि ये हरदम ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं सब डैम्प्ड होते हैं और एक ना एक समय जाकर ख़त्म हो जाते हैं। सेम चीज़ है स्प्रिंग के बारे में भी। अगर स्प्रिंग पे भी आपने कुछ फोर्स लगा कर टान दिया, थोड़ी देर तक ये ऊपर नीचे करेगा, फिर जाकर एक जगह स्टैटिक हो जाएगा। जब ये रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg, ये हो जाएंगे जब ये, तो ये स्टैटिक हो जाएगा। स्केल का भी सेम है, आपने चाहे ज़ोर से मारा है या आस्ते से मारा है, ये वाइब्रेट करेगा और एक टाइम आके स्टैटिक हो जाएगा। तो ये दिस इज़ कॉल्ड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं। क्या है? एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये देख रहे हैं ना। पहले एम्पलीट्यूड था यहाँ तक,
फिर अब एम्पलीट्यूड हो गया यहाँ तक, इतना सही जाता है, फिर एम्पलीट्यूड यहाँ तक, फिर देखते थोड़ा अपने जगह पे हिल डुल कर रुक गया। तो फिर पहले एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा, फिर थोड़ा एम्पलीट्यूड कमा, फिर और कमा, फिर और कम वम के 0 पे आके रुक गया। तो दिस इज़ कॉल्ड, ऐसे मैं इसका शेप बना देता हूँ कि एम्पलीट्यूड जो है ऐसे कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डैम्प फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये ओमेगा टी है, या टाइम कर पकड़ सकते हैं, और ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होकर डैम्प्ड हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब एक टर्म है फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन कर लेते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशन और हमारा जो हमने पढ़ा था ना फ्री ऑसिलेशन, इसमें क्या फ़र्क है। फ्री ऑसिलेशन में मैंने, जैसे ये स्केल है, मैंने एक बार हिट किया इसको और छोड़ दिया। अब ये क्या हो रहा है, अपने जगह से थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, ऐसे कर करके लास्ट में स्टेबल होकर स्ट्रेट हो जाएगा। और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही चलेगा, जिसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम कहते थे, और फ्रीक्वेंसी तो एन से डिनोट होता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या है कि मैं हर बार एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, और वो पीरियोडिक लगा रहा हूँ, ठीक है। पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स मैं बताता हूँ। जैसे कि ये स्केल है, ठीक है। इस स्केल में आपने ठीक किया है कि हर 1 सेकंड में मैं इसे 2 बार हिट करूँगा, या 2 बार हिट मतलब 2 बार फोर्स दे रहा हूँ। तो ये फोर्स पीरियोडिक है, क्योंकि हर 1 सेकंड में 2 बार हिट मिलता है। जैसे 1 बार, 2 बार, 1 सेकंड, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप इसे फोर्स दे ही रहे हैं। तो यह क्या ये कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये हर बार इस फोर्स के कारण ऐसे एक बार नीचे ऊपर कर ही रहा है, और आप इसे फोर्स दिए भी जा रहे हैं। तो ये हमेशा ही करता रहेगा ऑसिलेशन। और किस 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 फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा? जिस फ्रीक्वेंसी में आप इसे फोर्स दे रहे हैं। इसका मतलब कि इस केस में जो इनका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो इनका नेचुरल नहीं होगा, क्योंकि आप तो इसे नेचुरल ऑसिलेट करने ही नहीं दे रहे। आप तो इसे बार बार बाहर से फोर्स दे रहे हैं। कितना? 1 सेकंड में 2 बार, मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 हर्ज है। तो ये स्केल जो है आपका, ये 2 हर्ज के फ्रीक्वेंसी से ही बार बार वाइब्रेट करता रहेगा, या तब तक वाइब्रेट करता रहेगा जब तक आप इसे एक्सटर्नल पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। तो इस टाइप के ऑसिलेशंस को कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो आपका स्केल एक फोर्स ऑसिलेशन अंडरगो कर रहा है, जिनका फ्रीक्वेंसी है आपका पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ पे अगर आप 1 सेकंड में 2 बार हिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ज है। तो ये 2 हर्ज से आपका स्केल वाइब्रेट करता रहेगा। कब तक? जब तक आप फोर्स देते रहेंगे। तो सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब मज़े की बात है रेजोनेंस, देखते हैं क्या। अच्छा, हमने जब एक बार स्केल को हिट किया था तो क्या बोलना था कि अब स्केल को जब एक बार हिट करूँगा तो वो अपने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा, ऊपर और नीचे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, जिसका फोर्स, यहाँ तो फोर्स बार बार नहीं दे रहा हूँ, एक बार हिट करके हट गया हूँ, तो ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा। मैं पकड़ लेता हूँ कि ये स्केल जो मटेरियल और जो मास और जो शेप का है, इस स्केल का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो है, पकड़ लेता हूँ 5 हर्ज। मतलब 1 सेकंड में ये 5 बार ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। ये 5 हर्ज है। मैं जितने बार भी स्केल को मारूंगा, एक मतलब, लेकिन सिंगल हिट मारना है, एक बार मार के छोड़ देना है। अब मैं ज़ोर से मारूंगा तो ये ज़्यादा ऊंचा नीचा ऑसिलेट करेगा, लेकिन एक बार में 5 बार ही करेगा। अगर मैं धीरे से मारूंगा तो ये छोटा ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, लेकिन एक बार में 1 सेकंड में 5 बार ही करेगा। तो ये नेचुरल इसका फ्रीक्वेंसी 5 है। अब जब मैं फोर्स दे रहा हूँ ना बाहर से, अगर ऐसा करूँ कि मैं जो फोर्स्ड ऑसिलेशन करवाना चाह रहा हूँ इस स्केल पे, वो भी अगर इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी कर दूँ तो क्या होगा? मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं इस स्केल को हिट कर रहा था 1 सेकंड में 2 बार, ठीक है। तो ये किस फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा है?
ये 2 हर्ट्ज में ही ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि जब ये फोर्स्ड आता है तो नेचुरल वाले बात चले जाते हैं, फोर्स का ही बात मानेगा। तो ये फोर्स ऑसिलेशन ही कर रहा है 2 सेकेंड वाला। और इसका खुद का नेचुरल ऑसिलेशन लेकिन जो है वो 5 हर्ट्ज वाला है, मतलब 1 सेकेंड में 5 बार। फोर्स्ड जो आ रहा था वो 1 सेकेंड में 2 बार। तो जब फोर्स आ रहा था तो वो 1 सेकेंड में 2 बार ही करेगा, वो 5 बार नहीं करेगा। लेकिन जब नेचुरल है, एक बार हिट करके मैंने छोड़ दिया, तो वो 1 सेकेंड में 5 बार ऑसिलेट कर सकता है। अगर क्या हो कि जो मैं फोर्स दे रहा हूँ वो नेचुरल के इक्वल दूँ, मतलब कि मैं अपने से खुद से ही 1 सेकेंड में 5 बार हिट करूँ इस स्केल को, तो क्या होगा? तो जो होगा उसे कहते हैं रेजोनेंस। मतलब कि इनका खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है 5 हर्ट्ज का, कि 1 सेकेंड में 5 बार ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। और मैं जो अलग से फोर्स दे रहा हूँ बाहर से, वो भी 5 हर्ट्ज वाला ही दे रहा हूँ फोर्स। ठीक है, तो जो इनको पसंद था वही मैं इनको दे रहा हूँ, तो डैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ऐसे कंडीशन में क्या है, इनका एम्पलीट्यूड जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझने की बात है। इनका नेचुरल था 5 हर्ट्ज, फोर्स मैं दे रहा था 2। तो जब भी नेचुरल और फोर्स कुछ होता है तो हम जानते हैं ना, जब भी हमें पे फोर्स पड़ता है माता पिता से तो हमें उनका ही बात मानना पड़ता है। तो जब भी वो फोर्स ऑसिलेशन जो आएगा उसी से ये मटेरियल वाइब्रेट करेंगे। नेचुरल वाला गया बेकार, ओके। लेकिन जब नेचुरल फोर्स वाला भी नेचुरल हो जाए, मतलब आप जो चाहते थे आपके माता पिता भी वही बात बोल रहे हैं, मतलब तो आप बहुत खुश हो गए। तो यहाँ पे वही है, जिस फ्रीक्वेंसी में ये खुद ऑसिलेट करना चाहता था, मैं फोर्स भी उसी ऑसिलेशन का दे रहा हूँ। ठीक है, कभी ऐसा हो जाए कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आपके माँ भी बोल रही है कि मत पढ़ो, जाओ मस्ती करो फुर्ती करो, तो आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि आज क्या हो गया। वैसे ही ये भी बहुत खुश हो गया। अब इनका क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड, समझ रहे हैं? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने फोर्स दिया है, वो भी इसी टाइप का दे दिया है, मान लीजिए फोर्स फ्रीक्वेंसी भी मैंने इसी टाइप का दे दिया है, ये भी 5 हर्ट्ज वाला। तब इनका दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा बड़ा खुश होके। ठीक है, इस टाइप का, तो ये इसे ही कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, बुक से अगर पढ़ दे तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्प्रेस्ड पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज फाउंड टू वाइब्रेट ऑलमोस्ट इमीडिएटली विथ a considerably large amplitude. Such a special type of forced vibration is called frequency. तो सॉरी इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो बस यही बात है कि जब हमारा फोर्स्ड जो ऑसिलेशन है, या फोर्स्ड आप बोल सकते हैं पीरियोडिक फोर्स जो मैं दे रहा हूँ, फोर्स्ड ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ऐसा हो जाएंगे तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कॉन्सिडरेबली लार्ज हो जाएगा, लार्ज एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा। और ये लार्ज एम्पलीट्यूड जो है इसे ही फिर हम रेजोनेंस कहेंगे। दैट्स ऑल, ओके। अब थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इफ 1200 ऑसिलेशंस आर परफॉर्म्ड इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 1200 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, 1200 ऑसिलेशंस ये दिया है। ओके, हमें कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त ना ये चीज़ रखना चाहिए ध्यान इन जनरल, कि जो जो गिवन है उसे मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिख लूँ। ठीक है, इन 1 मिनट एंड इनिशियल फेज इज़ 45 डिग्री, इनिशियल फेज 5 से डिनोट करते हैं, वो 45 डिग्री है। तो मुझे क्या बोल रहा है, राइट है इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का एक इक्वेशन लिखना है। ठीक है,
मैं इसके पहले यहाँ आता हूँ कि जनरलाइज्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है ना डिस्प्लेसमेंट का। x इज इक्वल्स टू ए, जो यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कैसे मिलता है इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये सब हम जानते हैं। फाइव क्या है, फाइव है हमारा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब कि जब t इक्वल्स टू 0 है, जब टाइम शुरू भी नहीं हुआ उस वक्त ही अगर कुछ एंगल बना हो, जैसे कि ये वाला हमने पढ़ा था कि मान लीजिए हमारा t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है, ये एंगल फाइव है, ओमेगा टी जो सॉरी ये फाइव ऐसा, और ओमेगा टी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है t इक्वल्स टू 0, तो अब देखिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो जब t इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो ये पूरा का वैल्यू क्या आएगा 5, मतलब कि स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी 5 डिस्टेंस कवर्ड है और हमारा ऑसिलेशन जो है वो इस कोने से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन बनाओ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑसिलेशन, इस डायरेक्शन में जाएगा और जाएगा, फिर वापस आएगा और वापस आएगा यहाँ तक और फिर यहाँ आकर रुकेगा, ठीक इस लाइन के बराबर, तब जाकर हमारा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। सीधी सी बात है, ये एक लाइन पे ऑसिलेट करना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया और फिर यहाँ आया, तब एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक ऑसिलेशन। ऐसा नहीं करके मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, यहाँ गया हूँ, सॉरी गंदा बना दिया, ये मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, यहाँ गया हूँ, फिर यहाँ आया हूँ और फिर यहाँ आया हूँ, तब जाकर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, कह ही सकते हैं। बस वही बात है कि टाइम इक्वल्स टू 0 अगर ओमेगा टी सिर्फ है ओमेगा टी, इसका मतलब कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही ऐसे है। अगर ये है ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब मैं ये 5 से शुरू कर रहा हूँ, हाँ 5 से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ गया फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये इतना ही है और कुछ नहीं। तो ये 5 होता है, 5 इनिशियल फेज है, ऐसा मैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऐसे लिख सकता हूँ। तो मुझे अब चाहिए क्या, ए दिया हुआ है वेरी गुड, 5 भी दिया हुआ है वेरी गुड, टी तो टी ही रहेगा, ओमेगा मुझे चाहिए, ओमेगा कैसे निकलता है 2 पाई बाई टी, बदले में क्या दिया है 1 मिनट में 1200 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो 1200 ऑसिलेशंस इन 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कितने देर में होगा 60 बाई 1200 सेकेंड्स, और एक ऑसिलेशन को ही तो टाइम पीरियड कहते हैं, मतलब हमारा जो टी है ये है 60 बाई 1200 सेकेंड्स, ठीक है। थोड़ा काट वाट कर हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1/20 सेकेंड, ऐसा, ठीक है ना, ठीक है लिख सकते हैं। अब ओमेगा जो है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, टी तो है 1/20, तो ये हो जाएगा 40 पाई। तो फिर से x इक्वल्स टू 5, क्योंकि a का वैल्यू 5 है, कॉस ओमेगा, ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा हमने निकाला है 40 पाई है, फिर t जैसा है t रहेगा प्लस, अब ये 5 क्या है 45 डिग्री, लेकिन मैं 45 डिग्री में तो नहीं लिख सकता, मुझे तो रेडियन में लिखना है। तो ये भी पता है ना कि ये 360 डिग्री जो होता है इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है, तो 1 डिग्री क्या होगा 2 पाई बाई 360, तो 45 डिग्री क्या होगा 2 पाई बाई 360 इंटू 45, ठीक है। इसे अगर मैं 9 से काटूँ तो 5 और ये है 40, ठीक है, और कर दूँ 1, ये है 8, और कर दूँ तो ये है 1, ये है 4, तो ये है पाई/4, 45 डिग्री पाई/4 होता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप याद भी रख सकते हैं कि ये है हमारा 0, ये है हमारा पाई/2 90 डिग्री, और 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री, ये है पाई/4, ठीक है। ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई/2, ये होता है फिर से 2 पाई, ठीक है। तो उस अंदाज से यहाँ पे पाई/4
तो ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ पॉइंट इन ऑसिलेटरी मोशन हैज़ टाइम पीरियड 12 सेकेंड। तो कैपिटल टी जो है वो 12 सेकेंड है, ठीक है। इनिशियल फेज 0, मतलब फाई जो है वो 0 है, बहुत अच्छी बात है। इन वॉट टाइम आफ्टर द मोशन बिगिंस विल द पॉइंट बी बॉट आउट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन बाई हाफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा अगर ये है, यहाँ तक ये पूरा एम्पलीट्यूड है ए, ये एम्पलीट्यूड है -a, ये है इक्विलिब्रियम। तो बोल रहा है कि कितने देर बाद इन व्हाट टाइम द मोशन बिगिंस विल द पॉइंट बी बॉट आउट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन बाई हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब कितने टाइम बाद, ये मोशन स्टार्ट होने के कितने टाइम बाद ये पार्टिकल जो है ये हाफ द एम्पलीट्यूड में पहुंचकर खड़ा होगा। मतलब कि अगर ए है तो ये a/2 में आएगा, कितने देर बाद। जब a/2 में आएगा तो टाइम क्या होगा, उस समय टाइम क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। हमें ये पता है एक नॉर्मल एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं एक्स का, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई होता है, ठीक है, ठीक है। हमें यहाँ क्या क्या दे दिया है कि फाई 0 है, और ये भी दे दिया है कि t इक्वल्स टू 12 सेकेंड है। तो मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। ओमेगा होता क्या है, 2π/t, तो ये है 2π/12, मतलब कि π/6, ठीक है। तो इतना ही लिखता हूँ कि x इक्वल्स टू a cos π/6t, और फाई तो 0 है, तो बस इतना ही। अब बोल रहा है कि वो t का कौन सा वैल्यू होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू a/2। जब डिस्प्लेसमेंट है उसी को तो हम x से डिनोट करते हैं ना, ये x से। तो x जब a/2 होगा, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा a/2 है, तब क्या टाइम हो रहा होगा। सीधी सी बात है, मैं x की जगह a/2 पुट कर देता हूँ, और a ऐसे ही रहेगा cos π/6t। इसे सॉल्व करके अगर मैं t का वैल्यू निकाल लूँ तो वो टाइम होगा जिस टाइम पे हमारा पार्टिकल जो है ये पार्टिकल जो है a/2 डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। बस इतनी सी बात है। तो इसे काट कर लिख सकते हैं, cos π/6t इज इक्वल्स टू 1/2। और cos 1/2 कितना डिग्री में आता है हमें पता है, cos 1/2 आता है 60 डिग्री में, ठीक है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। ये सब बातें थोड़े जान के रखने वाली है, ठीक है। और 60 डिग्री मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। हमें पता है 360 डिग्री मतलब होता है 2π, तो 1 डिग्री मतलब होता है 2π/360। ये सब याद रख लेने से अच्छा रहेगा। 60 डिग्री मतलब होता है 2π/360 इंटू 60। तो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, इन केस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये 6 से और ये कट गया तो 3 से, तो है π/3। तो π/3 को ही 60 डिग्री कहते हैं, और cos 60 डिग्री हाफ होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos π/3। तो अब मैं इससे और इसे कंपेयर करूँ तो क्या है, मेरा ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो π/6t इज इक्वल्स टू π/3, t इक्वल्स टू π/3 इंटू 6/π। पाई गया, ये 1 ये 2, सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक 2 सेकेंड के बाद, ऑसिलेशन स्टार्ट होने के 2 सेकेंड के बाद हमारा पार्टिकल जो है वो मिड वे में आ जाएगा, जो पूरा एम्पलीट्यूड है उसके हाफ में आ जाएगा। यही था ये। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है ऐसे, और हमें यहाँ से निकालना है कि टाइम पीरियड और इनिशियल फेज क्या है। मतलब कि y इक्वल्स टू 4t प्लस π/6 ये गिवन है, ठीक है। और मुझे कैपिटल T निकालना है और मुझे फाई निकालना है, ठीक है। यही बोल रहे हैं और ये गिवन है। तो मैं पहले जनरलाइज्ड फॉर्म लिखता हूँ। जनरलाइज्ड SHM का इक्वेशन वो क्या बोलते हैं कि
y जो होना चाहिए इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही डिस्कस किया था ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसे हम कॉस ओमेगा टी से भी डिनोट कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी से डिनोट कर सकते हैं। तो कहीं पे यहाँ साइन ओमेगा टी भी रहेगा, कहीं पे कॉस ओमेगा टी भी रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम वाई से लिखे या एक्स से लिखे, ये समझने वाली बात है। बस एक एक एजम्पशन है, मैं उसे एक्स ले ले रहा हूँ, कोई से वाई ले लेगा। तो मैं ये फॉर्म में ही जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर करके देखिए, इन दोनों को एम्पलीट्यूड होना चाहिए टी 2। अब जो ओमेगा टी है वो होना चाहिए 4t, और जो फाई है वो होना चाहिए पाई/6। तो खैर एम्पलीट्यूड तो पूछा ही नहीं है, लेकिन फाई पूछा है, फाई पाई/6, यहाँ कंपेयर करके ही निकल गया, फाई पाई/6 है। तो ये हमारा एक आंसर। और मुझे क्या निकालना है, कैपिटल टी। तो यहाँ से मैं कैपिटल टी निकालूंगा। ओमेगा पता है ना, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई/कैपिटल टी। तो बस उसे यहाँ रिप्लेस करना है। ओमेगा टी इक्वल्स टू 4/4t, टी कट गया, मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू 4, एंड ओमेगा क्या होता है 2 पाई/कैपिटल टी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मैं टी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई/4, मीन्स पाई/2। पाई का क्या वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.57 ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, दूसरा आंसर। ओके, इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू अ मास एज शोन इन फिगर। ये तो फिगर तो नहीं है, मैं फिगर बना देता हूँ, ये गिवन है ऑलरेडी। ये फिगर एग्जाम में पहले से दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं बना दे रहा हूँ। एक फिगर ऐसा है, ये भी के है और ये भी के है। और दूसरा फिगर ऐसा है जहाँ पर ये एक के है और ये एक के, मास सेम है एम। तो ये फिगर आप पकड़ लीजिए कि ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है ना ए, तो ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो कि इस फिगर में के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है इफ़ टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन इन ए इज़ 2 सेकेंड। बोल रहे हैं कि इनका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है, तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा आप बताइए। ठीक है, इतनी सी बात है बस। तो ये पूरा चीज़ यहाँ से आएगा, जो जो भी गिवन है रहने दीजिए। पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टाइम पीरियड क्या होगा, उसे मैं टी एस से लिखूँगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टाइम पीरियड क्या होगा उसे मैं टी पी से लिखता हूँ। और जनरलाइज्ड मुझे पता है कि टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम/कैपिटल के होता है। ठीक है, अब ये सीरीज़ में कैपिटल के क्या होता है, पैरेलल में कैपिटल के क्या होता है, वो मुझे पता है तो अच्छी बात है। सीरीज़ में कैपिटल के क्या होता है, कैपिटल के होता है इक्वल्स टू, मीन्स के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इधर लिखता हूँ, सीरीज़ के केस में के इक्विवेलेंट होता है K1 K2/K1 + K2। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर K1 भी K है, K2 भी K है, तो मैं लिख सकता हूँ K/K + K। तो K/K + K मतलब क्या हुआ, K²/2K, मतलब ही है कि K/2। बस इतनी सी बात हो गई। और इस केस में इक्विवेलेंट क्या है, पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट होता है K1 + K2। देयरफॉर यहाँ पे K + K मीन्स 2K। ये इतनी बात हो गई। अब क्या लिख सकते हैं इसके केस में, 2 पाई रूट ओवर एम, तो दोनों में ही सेम है, तो रूट ओवर m/k इक्विवेलेंट, इनका के इक्विवेलेंट क्या है K/2। और यहाँ पैरेलल के केस में रूट ओवर 2 पाई/m/k इक्विवेलेंट, इनका के इक्विवेलेंट क्या है 2K। बस अब इन दोनों का रेशियो बोल रहे हैं कि अगर ये हमारा 2 सेकेंड है तो ये कितना होगा। ठीक है, करने के लिए हम इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, रेशियो निकाल देंगे, अभी निकालते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं TS/TP इज इक्वल्स टू, ऊपर में सब कुछ 2 पाई/रूट ओवर, इसे मैं लिख सकता हूँ
रूट एम बाई के बाई टू, और इसे लिख सकता हूँ 2 पाई रूट ओवर एम बाई 2k। ठीक है, ये 2 पाई कट जाएगा, रूट एम और रूट एम भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, इक्वल्स टू ऊपर में बच जाएगा रूट 2k और नीचे में बच जाएगा k/2। ठीक है, ये बच जाएगा। ओके, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं दोनों को स्क्वायर कर दूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ts स्क्वायर बाई tp स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k/k/2। 2k/k/2 को ही लिख सकता हूँ 4, क्योंकि k कट जाएगा उस वक्त, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 4। ठीक है, और क्या दिया है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि इसका वैल्यू जो है ts का वैल्यू 2 सेकेंड है। ठीक है ना, ये दिया है कि इस केस में जब ये कॉम्बिनेशन ए में है उस वक्त मेरा टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो ये ts 2 सेकेंड है, मतलब ये ऊपर वाला दिया है 2 सेकेंड और उसका स्क्वायर मतलब 4, तो 4/TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, समझ आ रहा है ना, ये TP स्क्वायर भी होगा इक्वल्स टू 1 और TP भी होगा इक्वल्स टू 1। तो हमारा टाइम पीरियड जो है इस केस में 1 सेकेंड है, तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड जो है 1 सेकेंड है। सिंपल सा था, इतने कुछ एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप फटाफट ये वैल्यू पुट करेंगे और रेशियो निकाल कर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड कर देंगे। ओके, अब ये देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज n देन फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है वो बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t, ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है इनका, ओमेगा से पता चलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t होता है, मतलब 2π/n होता है, वेयर n इज माई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वाले केस में ये एक फ्रीक्वेंसी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो है n, मतलब इस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो n कहाँ से आ रहा है, ये वाला कि ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, तो ये n आ रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा ये n का वैल्यू, क्या ये n ही रह जाएगा या n कुछ और बन जाएगा वो देखना है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर वी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास x है, x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। v क्या होता है, v होता है dx/dt, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ dt ऑफ a कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेशन अगर करेंगे तो होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा भी आएगा सामने। ठीक है, मतलब ओमेगा माइनस 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 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होगा इनका डेरिवेशन। ठीक है, और ए जो है ये बाहर आ गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पुट करना है तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। ठीक है, मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी के संग कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे साइन है। ये मैं कॉस को कॉस के संग कंपेयर करूँगा, साइन को साइन के संग कंपेयर करूँगा, या कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के संग कंपेयर करूँगा, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर के संग कंपेयर करूँगा। तो मुझे अगर इनके साथ कंपेयर करना है इन दोनों को, तो या तो मुझे इसे भी साइन स्क्वायर के टर्म्स में लिखना होगा, या तो मुझे इसे जो है कॉस के टर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो मैं इसे कॉस के टर्म में लिखूंगा, साइन स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ कॉस। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे क्या रिलेशन मिल रहा है, 2 थीटा का स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन मिल रहा है ना। तो यहीं पे ऐसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे कि ये वाले इधर ले आते हैं और ये इधर, तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है,
और लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई थीटा बाई 2। अब ये थीटा की जगह अगर मैं ओमेगा टी लिख दूँ, लिख ही सकता हूँ, पहले ही बताया था ना। तो ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। बस यही बात मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये पूरा चीज़ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसे लिख सकता हूँ 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब देखिए ये वाला टर्म भी कॉस समथिंग है और ये वाला टर्म भी कॉस समथिंग है, तो मैं अब इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉस के साथ क्या है, ओमेगा 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी, ठीक है। मतलब हमारा ये क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ये सिर्फ ओमेगा टी था, यहाँ पे है 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये जो 2 ओमेगा टी है, मतलब पहले हमारा इस केस में फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी था कह सकते ओमेगा। अब इस केस में हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ओमेगा है, ठीक है, 2 ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या था, 2 पाई एन था। तो 2 ओमेगा क्या होगा, कैसे आया, यहाँ से आया, ये ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। तो 2 ओमेगा क्या होगा, 2 इंटू 2 पाई एन। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2n इंटू 2n, ऐसे 2 पाई इंटू 2n। तो अब मैं अगर इसे और इसे कंपेयर करूँ और ये 2 ओमेगा और इसे कंपेयर करूँ, तो क्या मिल रहा है, जब ओमेगा ओमेगा था तो n n था, जब ओमेगा 2 ओमेगा हो गया तब n जो है 2n हो गया, बाकी 2 पाई और 2 पाई सेम है। तो इसे कंपेरिजन से मैं लिख सकता हूँ ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n, मतलब 2 ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 2n। मतलब पहले हमारा फ्रीक्वेंसी n था, अब हमारा फ्रीक्वेंसी 2n हो गया। मतलब ही कि इस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी जो था n था, तो इस केस में हमारा फ्रीक्वेंसी 2n है। तो इसका आंसर है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी 2n, ठीक है। एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है सबसे पहले, ठीक है। फिर ऐसा डेरिवेशन करके v इक्वल्स टू ये लिखना है, फिर इसे यहाँ पे पुट करके ये लाइन लिखना है, और ये लाइन से डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना कुछ कहा था, ये लिख सकते हैं, और ये यहाँ से ये लिख सकते हैं, और यहाँ से सिर्फ 2 ओमेगा उठाकर लिखेंगे कि ये 2 ओमेगा जो है, 2 ओमेगा कैन बी रिटन एज ये 2 पाई प्लस 2n, 2 पाई इंटू 2n, देयरफॉर 2n इज द फ्रीक्वेंसी। बस दैट्स इट। अब ये एक न्यूमेरिकल है जो हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर और ये ऑसिलेशन दोनों मिलाकर आ रहे हैं। जैसे कि बोल रहे हैं कि मास एंड रेडियस ऑफ ए सैटेलाइट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। तो पकड़ लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ है m, ठीक है, और रेडियस ऑफ द अर्थ है r, ठीक है। ये अर्थ की बात करता हूँ। अब जो सैटेलाइट है उनका मास क्या है, ट्वाइस है, 2m है, और रेडियस भी ट्वाइस है, 2r है, ठीक है। If a second pendulum is taken to the satellite, what will be its time period? If a second pendulum एक स्पेशल पेंडुलम होता है जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो 1 सेकेंड होता है, ठीक है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड पेंडुलम एक स्पेशल पेंडुलम है जिनका टाइम पीरियड जो है 2s होता है, मतलब 2 सेकेंड होता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम, 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड। तो इनका टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड होता है। ये आपको जानने वाली बात है कि सेकेंड पेंडुलम इज सच टाइप ऑफ पेंडुलम जिनका सेकेंड पेंडुलम सच टाइप ऑफ पेंडुलम जिनका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। मतलब कि ये इधर से इधर आएगा एक बार 1 सेकेंड लगेंगे, और फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा तो 1 सेकेंड। तो हर 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जाता है, फिर 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आता है, तो जाके टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। तो इसे सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में वो बता दिया है कि अर्थ में उनका जो टी है वो 2 सेकेंड है। तो अब बताइए इस सैटेलाइट में उनका टी क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टी का एक्सप्रेशन क्या होता है पेंडुलम के केस में, 2 पाई रूट एल बाई जी। एल के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब हमारा एल यहाँ और यहाँ दोनों टाइप कांस्टेंट है। जो जी है आप खुद ही सोच कर बताइए कि जी किस पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे आता है ग्रेविटेशन का कंसेप्ट, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हम लोग ने पढ़ रखा है। तो अर्थ के केस में तो यही होगा जी।
लेकिन सैटेलाइट के केस में क्या होगा, जी डैश पकड़ता हूँ, वो क्या होगा, जी इंटू ये 2m है तो 2m बाई आर के जगह अब 2r है तो 2r होल स्क्वायर, ये होगा सैटेलाइट के केस में जी। थोड़े सजा कर लिखो तो मैं लिख सकता हूँ इसे जी एम बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर 2। इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ जी बाई 2, क्योंकि ये जी एम बाई आर स्क्वायर तो ये जी है, ये जी एम बाई आर स्क्वायर तो स्मॉल जी है और ये 2 तो जी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जी है और यहाँ पे हमारा जी डैश जो है वो जी बाई 2 है, ठीक है। तो अब रिलेशन लिखते हैं, अर्थ पे इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी, और यहाँ पे क्या था सैटेलाइट पे टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जी तो जी बाई 2 है, ठीक है। अब फिर से रेशियो करेंगे, टी ई बाई टी सैटेलाइट इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी और यहाँ पे 2 पाई रूट एल बाई जी बाई 2, सब कट जाएगा, ये भी कट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ ऊपर चला आएगा रूट जी बाई 2 और नीचे आएगा रूट जी, यहाँ से भी रूट जी कट के रूट 1/2 रह जाएगा। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो टी ई बाई टी एस कुछ नहीं है, ये है 1/√2, ठीक है ना। इसे तो समझ रहे हैं ना, ये रूट जी और रूट जी कट के 1/√2 रह जाएगा ऊपर, वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे टी एस इज इक्वल टू, टी एस को मैं लिख सकता हूँ टी ई इंटू √2, और टी क्या है, यही तो टाइम पीरियड है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ में जो है वो 2 सेकेंड है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ में क्या है 2 सेकेंड है, यहाँ तो लिखा ही हूँ, तो टी ई 2 सेकेंड है तो इक्वल्स टू 2√2, ये 2√2 ही हमारा ये है टाइम पीरियड है इस पेंडुलम का सैटेलाइट पे जाके, ठीक है। अगर इसे अच्छे से लिखना है तो 2 इक्वल्स टू 1.414 होता है और ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एस क्या आएगा 2.828 सेकेंड्स, ये है हमारा आंसर। अभी एक और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये हमने एक बार किया है पहले। यहाँ पे बोल रहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो ऐसे दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई बाई टी टी, 2 बाई पाई टी को ही तो ओमेगा कहते हैं, तो बेसिकली लिखा है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू गो हाफ डिस्टेंस ऑफ इस एम्पलीट्यूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये वही बात हो गई कि अगर ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ये ओरिजिन है तो 0, ये एम्पलीट्यूड यहाँ प्लस ए, ये माइनस ए, तो बोल रहे हैं कि हाफ दूरी जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है, a/2 तक जाना है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो हमारा x है वो a/2 होगा, तो कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के सम्स हमने किया है पहले भी, तो ठीक है, यहाँ से ही आते हैं ये वाले केस से ही कि हमारे को जाना कितना है, x कितना होना चाहिए a/2, तो x जो है a/2, बाकी सारे सेम a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब मुझे ये जो ये स्मॉल टी है ये मुझे निकालना है, अगर मैं ये निकाल लिया, यही मुझे यहाँ पे चाहिए। क्या कर सकता हूँ, ये ए और ये कट सकता है तो लिख सकता हूँ साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल्स टू हाफ। अब साइन हाफ कब होता है, ये समझने वाली बात है कि साइन हाफ होता है 30 डिग्री में, कॉस हाफ होता है 60 डिग्री इज कॉस हाफ, साइन हाफ कहाँ है 30 डिग्री पे। अब 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, पाई क्या होता है 180 डिग्री, डिवाइड बाई 6 करूँगा तो होता है 30 डिग्री, तो पाई बाई 6 भी लिख सकता हूँ। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 360 डिग्री को लिखता हूँ 2 पाई, तो 1 डिग्री को लिखता हूँ 2 पाई बाई 360, ठीक है। तो 30 डिग्री को क्या लिख रहा हूँ 2 पाई बाई 360 इंटू 30, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा, ये 1/6 आता है, सॉरी ये 1/12 आता है, 1/12, और ये काटेंगे तो 6, तो पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 6। अब ये भी पाई बाई 6, ये भी, दोनों सेम होना चाहिए,
तो 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। यहाँ से पाई पाई गया तो स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई 12। ये 2 इधर आता है ना, तो ये 12 हो जाएगा। तो यही हमारा एक्सप्रेशन है, इतने टाइम में वो आधा डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब एक और देख लेते हैं। ये सम्स बहुत सिंपल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बॉल है जिनका डेंसिटी जो है ρ1 है, इज सस्पेंडेड ऑन अ स्प्रिंग एंड परफॉर्म अ वर्टिकल ऑसिलेशन। ठीक है, एक वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं, डेंसिटी बॉल का ρ1 है, वो इस स्प्रिंग पे अटैच है। ठीक है, ρ1 डेंसिटी है इनका, ρ1। ठीक है, इफ़ अनदर बॉल ऑफ सेम रेडियस, अच्छा इनका रेडियस अगर आर है तो इन दूसरे जो बॉल है उनका भी रेडियस आर ही है। मैं दूसरा बॉल ले लेता हूँ, इनका रेडियस भी आर है बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल और हैविंग डेंसिटी ρ2। इनका डेंसिटी जो है ρ2 है लेकिन रेडियस आर है, इनका भी रेडियस आर है। तो ये ρ2 डेंसिटी है, रेडियस आर है। ठीक है, इज अटैच टू द स्प्रिंग इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट बॉल। तो इस बॉल की जगह मैं इस बॉल को लगा दिया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द टू केस। तो ये केस 1 है, इसका T1 और ये केस 2 इनका T2। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है ये मुझे निकालना है। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आप बस इतनी बात याद रखिए कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाई जी होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, L क्या है, L है इस लोड लगाने के बाद स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ। ठीक है, दैट इज माई L। ठीक है, यही हम जानते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग होगा L, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, और एक क्या जानते हैं, अब मास के टर्म्स में भी जानते हैं कि K इज T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट M बाई K। ठीक है ना, हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर ये वाला लगाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग हमारा दोनों केस में सेम है। तो इस केस में भी हमारा स्प्रिंग K वाला है, इस केस में भी हमारा स्प्रिंग K है, दोनों में ही स्प्रिंग कांस्टेंट K पकड़ लेते हैं। मास अब दोनों केस में अलग अलग है बस, और कुछ भी फिर अलग नहीं है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन से जाऊं तो सिर्फ K सेम है, M अलग है। तो पहले वाले केस में M क्या होगा, M होता ही क्या है, मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम डेंसिटी तो अलग अलग है बता दिया, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। ठीक है ना, एक स्फेरिकल बॉल होता है R रेडियस वाला, तो उनका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब, ये उनका वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, तो दोनों ही R है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि दोनों का वॉल्यूम ही सेम है, 4/3 पाई R क्यूब। तो इनका मास क्या होगा, ρ1 4/3 पाई R क्यूब, ये होगा M1 का मास। और M2 का मास क्या है, ρ2 4/3 पाई R क्यूब, बस इतना। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ T1 बाई T2 जो पूछ रहा था, इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर M1 बाई K, 2 पाई रूट ओवर M2 बाई K। यहाँ पर सब कुछ कट जाएगा, M भी कट जाएगा, सॉरी K भी कट जाएगा, तो क्या बचा, रूट ओवर M1 बाई रूट ओवर M2। ठीक है, ठीक है, अब ये रूट ओवर M1 क्या है, रूट ओवर M1 है ρ1 4/3 पाई R क्यूब, और ये क्या है, ρ2 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 पाई पाई R क्यूब ये भी कट गया। तो हमारा T1 बाई T2 क्या हुआ, इज इक्वल्स टू रूट ओवर ρ1 बाई ρ2। यही है हमारा रेशियो, यही है हमारा आंसर, बस दैट्स इट।